तो आज कौन है जो स्टार नहीं है बट स्टार बन सकता है? एक रिसर्च एक्चुअली बोलता है कि जो आप सोशल मीडिया के जो एडिक्शन होता है और ड्रग्स का जो एडिक्शन होता है ना, आपका जो दिमाग पे जो असर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। व्हाट इज एआई? लोगों को लगता है ये नया कॉन्सेप्ट है, बट 1960 से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, राइट? 60 से रिसर्च चल रहा है। तो बट ये आगे चल के कुछ सालों बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ये हम पे, इंसानों पे हावी हो जाएंगी मशीनें। लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से क्या आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और ये सब। बट अभी भी जितना एक इंसान सोच सकता है सिनेरियो से रिलेटेड, राइट, वो एक मशीन नहीं सोच सकती। कभी आप रोम में दिखते हैं, कभी केदारनाथ में दिखते हैं। आदि कैलाश यात्रा है, वो मैंने किया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है। आप धारचूला करके एक जगह है नेपाल के बॉर्डर में, वहाँ से आप 2 दिन आगे 3 गांव कवर करके फाइनली आप वहाँ पे पहुँचते हो। क्रिप्टो, निफ्टी, बिटकॉइंस, इस टाइप के शब्द सुनता हूँ। आज की डेट में व्हाट इज मनी? क्रिप्टो के केस में ऐसा जो अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, यस, तो वहाँ पे जो बंदा बैठा है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वो कुछ भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। कि कोई भी एक न्यूज़ आती है या कोई वॉर की न्यूज़ आती है या फिर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आती है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है शेयर मार्केट। मैं ये सीखा कि अगर वो क्रिकेट हो या बॉलीवुड हो या किसी भी चीज़ में, मैं नेक्स्ट कौन स्टार बनने वाला है वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। इंडियन मार्केट्स 1990s से जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, वो तो शायद किसी और मार्केट में और रिटर्न्स तो कहीं देखे भी नहीं है। तो क्योंकि 15 साल में आप बोल रहे हैं 5 किताबें लिखी हैं आपने, तीनों बुक आपकी बेस्ट सेलिंग रही हैं। हाँ, तीनों को हाँ बेस्ट सेलर्स रही हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को उसके लिए। ये चंद्रगुप्त को तो मूवी में भी कन्वर्ट करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज के इस एपिसोड में हम बातें करेंगे ट्रैवलिंग की, बुक्स की, फिल्म्स की, बिटकॉइंस की, शेयर्स की और क्रिप्टो की। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और टेक्नोलॉजी लीडर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोस्त, हमारे भाई रजत पिल्लई का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सो थैंक यू सुमित, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस। मैंने आपको टेक्नोलॉजी की स्पीचेस देते हुए देखा है, मैंने आपको बुक्स रिलीज़ करते हुए देखा है। कभी आप रोम में दिखते हैं, कभी केदारनाथ में दिखते हैं। तो बेसिकली आप करते क्या हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत जल्दी मैं ये समझ गया था कि लाइफ को ना एक ट्रैक में नहीं जीना चाहिए। ये मैं समझ गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना लाइफ मल्टीपल ट्रैक्स में जीऊँगा, बहुत सारी अलग अलग जिंदगियां जीने की कोशिश करूँगा। तो उसकी शुरुआत तो पहले हुई कि पढ़ाई पे फोकस करके एक करियर बनाने के लिए वो एक ट्रैक पे चलता रहा। दूसरा ट्रैक था जहाँ पे मेरे को हिस्ट्री में और स्टोरीज में, कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था। तो राइटिंग, क्रिएटिंग बुक्स एंड ऑल, दैट वाज द सेकंड ट्रैक दैट आई जिस पे मैंने काम करना शुरू किया। तीसरा ट्रैक था ट्रैवल, दुनिया देखना, अलग अलग जगहों पे जाना, वहाँ से लोगों के साथ मिलना, उनके कल्चर को समझना, ये सब चीज़ें, वो एक तीसरा ट्रैक था। और चौथा ट्रैक ये था फिनेंशियल वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट्स, ये सब जो उस डोमेन में जो चल रहा है उसमें भी मेरे को काफ़ी सारा क्यूरियोसिटी था। तो उससे रिलेटेड भी एक और ट्रैक। तो जिसे कहते हैं कि भगवान आपको एक ही ज़िंदगी देता है, बट ये आपका चॉइस है कि आप कितने अलग अलग जिंदगियां जीते हैं और हर चीज़ में कैसे आप चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं और आप वो ज़िंदगी जीते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो कहाँ से आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करी? तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ? तो मेरा स्कूलिंग दिल्ली में हुआ एंड हम लोग साउथ दिल्ली में थे, वहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद 10th के बाद जो मेरा स्टडीज़ है वो त्रिवेंद्रम में हुआ, केरला में, और डिग्री भी मैंने वहीं से किया। और MBA मैंने फिर दोबारा दिल्ली से किया। फिर एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ जिसकी वजह से मैं फ्रांस में जाके 5-6 महीने पढ़ाई कर पाया। तो एक मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस था। मतलब आपने नॉर्थ में भी पढ़ाई करी, आपने साउथ में भी पढ़ाई करी और आप देश के बाहर भी पढ़ाई के लिए गए। एंड उस तरह से देखा जाए तो ये एक ब्लेसिंग है कि मेरे को अलग अलग जगहों में, अलग अलग सिचुएशंस में, ऐसा मेरा बचपन से ही रहा है। तो
अच्छा है उस हिसाब से लाइफ तो एक्सपीरियंस इस वजह से तो नहीं कि मतलब आपने अलग अलग आप बहुत सारे काम करते हैं, आप लिखते भी हैं, आप टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज रखते हैं, पूरी बात करते हैं, स्पीचेस देते हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि दिल्ली में आपने अपनी जो लिखने की हॉबी वहाँ से करी और साउथ में आपने टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करी? तो मेरे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रही। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये कंप्यूटर्स की तरफ जो शौक था, सॉफ्टवेयर की तरफ जो शौक था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो गया। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में, मुझे अभी भी याद है, हमारे स्कूल में जस्ट नए नए कंप्यूटर्स आए थे और हर स्टूडेंट को 1 या 2 घंटे मिलते थे हफ्ते में। तो मैं लंच ब्रेक में लंच जल्दी खा के वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता था कि अभी कंप्यूटर फ्री है, मेरे को यूज़ करने दो। मुझे मज़ा आता था कंप्यूटर के साथ इंटरेस्ट था बचपन से। तो बचपन में वो एक इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर जब मेरा नया नया जॉब लगा था उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जाता था, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी है। एंड जितना मैं पढ़ता था मुझे लगता था कि जैसे इंडिया का इतिहास जो है, हिस्ट्री में बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिन स्टोरीज या जिन किरदारों के बारे में कोई कुछ ज़्यादा लिख नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, बट हमारे खुद के देश में इतनी सारी कहानियां हैं और इतने सारे अमेजिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में कोई नहीं लिख रहा था। करेक्टर है, हिस्टोरिकल करेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े करेक्टर्स हैं। करेक्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई और नहीं कर रहा तो मैं करता हूँ। तो उस तरह से मैंने कहानियां लिखना शुरू किया। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तब आया जब 2008 में वो बड़ा क्रैश हुआ था और मैंने सोचा ये पूरा दुनिया हिला के रख दिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस ने, राइट। वहां से मेरा क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुआ कि ये क्या चल क्या रहा है, कैसे पूरा वर्ल्ड इंटरलिंक्ड है फाइनेंस के थ्रू, ये स्टॉक मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं और क्या क्या इसमें नुएंसेस है। फॉर एग्जांपल शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, तो मैंने उसके बारे में सीखना शुरू किया। तो वो वैसे स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ ये भी होता रहा कि ट्रैवल का भी चलता रहा, क्योंकि जो मेरे वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो मुझे इंडिया में काफ़ी जगह लेके गए। तो मैं नोएडा में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र के पूना से थोड़ा 1 घंटा और दूर है एक जगह है, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन था, तो मैं वहाँ पे गया। तो मैंने महाराष्ट्रियन कल्चर देखा बहुत वहाँ पे उस टाइम पे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट राजस्थान के एक बहुत ही अंदरूनी जगह में था, जहाँ पे जो रेलवे स्टेशन भी कम से कम 40-50 मिनट दूर था। जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था वो भी उतना दूर एकदम इंटीरियर राजस्थान। हाँ, एकदम इंटीरियर वहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री था, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था मैं। बट ये सारे तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे आपका वो है ना पंचायत वेब सीरीज, वैसा ही था कि मैं सडनली एमबीए करके सीधा एकदम गांव देहात जिसे कहते हैं ना उस जगह पे पहुंच गया था। बट ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई जैसे फ्रांस में किया, उसके बाद फिर काफ़ी बिजनेस ट्रैवल के लिए इंडिया के बाहर भी गया। बट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हर तरह का, जिसे कहते हैं ना हमारे देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे, मैं ट्रैवल के चक्कर में नेपाल बॉर्डर में गया, एकदम उत्तरांचल के अंदर एकदम मतलब 3-4 दिन लगते हैं आपको एयरपोर्ट से वहाँ पे पहुँचने के लिए। बट सब कुछ देखा, और सिर्फ देखा नहीं, वहाँ जाके समझा कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनकी सोच कैसी है, या बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आती है कि आप हमारा रवैया ये रहता है कि हाँ इतने अंदरूनी जगहों में तो लोग बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत परेशान होंगे, मुश्किल में, बट वहाँ कोई परेशान नहीं है, वो खुश है। एग्जैक्टली। वो सारी वो कैसे अपने आप को खुश रखते हैं, कैसे जितना है उसमें वो अपना काम चलाते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ पे साल में 4 महीने के लिए आपको सीधा ना 12-13 किलोमीटर पहाड़ से नीचे चल के अपने पूरे परिवार के साथ माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर -10 -20 तक पहुंच जाता है। केदारनाथ में आप देखोगे कि 6 महीने वो ऊपर रहते हैं, फिर जब बहुत ठंड हो जाती है माइनस में, वो सब नीचे आके पूरी शिफ्टिंग करते हैं, पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है नीचे। करेक्ट। तो 3-4 महीने वो अपना घर छोड़ के, पूरा गांव खाली रहता है। राइट। तो मतलब बहुत सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस तरह से। तो मेरा जॉब जहाँ जहाँ मुझे लेके जाता था, मैं वहाँ जाके वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर सब समझने की कोशिश करता था। तो बहुत मज़ा आता है मेरे को वो करने में। जैसे आपने भी, मैंने भी दुनिया को ना बदलते हुए देखा है। करेक्ट। कैसेट से हम लोग स्पॉटिफाई पे आ चुके हैं, दूरदर्शन से नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं, और इंटरनेट का जन्म आपके हमारे
सामने ही हुआ है। Correct. तो वो आपकी जो जर्नी थी कि जब टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो रही थी, उसमें आपने अपने आप को कैसे चेंज किया, उसका क्या रोल था उसका? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं कि ये जिसे कहते हैं ना, पूरे दुनिया के इतिहास में हम उस समय आए जब सबसे ज्यादा बदलाव चल रहा था। करेक्ट, अभी तक चल रहा और है। वो एग्जाम्पल मेरे को सही लगा कि ऑडियो कैसेट, आज की जनरेशन में आप बोलो ऑडियो कैसेट और पेन का क्या रिलेशनशिप है, वो हमको पता है कि उसको घुसा के हम लोग घुमाते थे एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? बट आई एम सेइंग हमने वो इंडिया देखा है जहाँ पे मतलब अगर आपको एक स्कूटर खरीदना होता था तो आपको पहले ब्लॉक करके रखना पड़ता था, काफ़ी महीने वेट करना पड़ता था। लोग राशन की लाइन में लगते थे, मिट्टी के तेल के लिए, गेहूं के लिए, उस तरह से। और आज हम एक अलग इंडिया देखते हैं, बट इवन वो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अलग है, बट टेक्नोलॉजी भी बहुत ही चेंज हुआ है उस टाइम से। DD1 आता था, चित्रहार आता था, करेक्ट, कुछ एक दो पुराने सीरीज, नुक्कड़ आता था एक शो में, तो पूरा वो एक कम्युनिटी इवेंट बन जाता था। रामायण भी होता था, सब लोग साथ में बैठ के देखते थे। पूरा शहर, हमारा तो शहर बंद हो जाता था, कर्फ्यू लग जाता था जब रामायण का एपिसोड टेलीकास्ट होता था, और सब अंटीने सेट कर रहे होते थे, आया हाँ और साफ आया। और उस दिन अगर लाइट चली गई तो फिर लाइट नहीं जाती थी। बिजली विभाग भी इस चीज का ध्यान रखता था कि संडे को रामायण के दिन लाइट नहीं जानी चाहिए। तो केरल में जब मेरे जो दादाजी के घर में यही चलता था, और वहां पे तो लोगों को हिंदी पता भी नहीं था, तो सुबह सुबह जो मलयालम में जो न्यूज़पेपर आता था उसमें लिख के आता था कि आज के एपिसोड में ये होने वाला है। अच्छा। एंड ये सब पूरा गांव पढ़ लेता था, और जहां पे भी टीवी होता था वहां पे सब लोग बैठ जाते थे। एक बंदा एंटीना पकड़ के खड़ा रहता था, एंड ऑफ कोर्स ये चीज एंजॉय करते थे वो लोग। छोटी छोटी चीजों से लोग खुश हो जाते थे। करेक्ट, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है, एंड मेरे लिए वो एक क्यूरियोसिटी रहा है कि हाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने पहले तो जैसे बोला कि पहले टीवी, और जब केबल आया तो सबके, जिसे कहते हैं ना, सब दुनिया पूरी आपके ड्राइंग रूम में आ गई, तो एक रेवोल्यूशन वो आया। उसके बाद फिर कंप्यूटर आए और इंटरनेट आया। अरे पूरा पूरा चीज़ बदल दिया उसने। ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब आने लग गया। तो वो तो उसके बाद सब कुछ फोन पे है, सब कुछ। उसके बाद फिर मोबाइल फोन आया, और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसा मशीन लर्निंग का पूरा एक ट्रेंड आया, जहाँ पे मशीन्स खुद इंटेलिजेंट बन गए हैं। चैट जीपीटी आ गया है, हर तरह से इंटेलिजेंस आ गया। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एज एन ऑब्जर्वर मैं ये सब देख रहा हूँ, और मैं हर समय जब भी कोई नया ट्रेंड आता है, जैसे मोबाइल आया या अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इसका। बट जिसे कहते हैं ना, जितना मैंने समझा है उससे जो आम आदमी, जो एंड पर्सन है ना, उसकी लाइफ में टेक्नोलॉजी अभी तक बड़ा चेंज नहीं लेके आया है, राइट? हाँ। हम लोग सब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से आज की तारीख में अटके हुए हैं, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, उसी में हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, जिसे कहते हैं। तब के प्रॉब्लम से, आज से 30-40 साल पहले जो प्रॉब्लम से, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अभी भी वैसे के वैसा ही है। अगर आप गांव देहात में जाओ या किसानों के पास जाओ, तो टेक्नोलॉजी इंडिया में वो लेवल ऑफ इम्पैक्ट नहीं लेके आया जो ला सकता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चीज का लॉस ज्यादा हुआ है इस चीज से? मतलब आज की जो जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ सब फोन में है। करेक्ट, सब हर वक्त रील्स देख रहे हैं। कुछ भी उनको कुछ पूछना है तो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, उनको पता है ये चैट जीपीटी है, एआई है। तो इसका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है? कुछ नुकसान है, और वो काफ़ी एविडेंट है कि लोगों ने सीखना बंद कर दिया। और जैसे मैंने पहले बोला था, वो एक अलग अपनी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। हाँ। जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत कम चेंज आया है। यस, करेक्ट। यस। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा है, बट देयर आर यहाँ पे दुनिया में और बहुत सारी जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी किसानों के काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, जिसे कहते हैं रिस्की जो जॉब है वो करने के काम में रोबोटिक्स यूज हो रहा है, ये सब वगैरह। तो जिसे कहते हैं ना 80%, 80% हम लोग उसकी तरफ फोकस्ड है, एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए। लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा सब उस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी को एक्चुअल जो जिसे कहते हैं ना यूज पे लेके आने के लिए अभी भी बहुत काम करना है, और हमारे देश में स्पेशली ज़्यादा है। नहीं, मगर अगर हम उसका सही यूज़ करें तो अभी तो मेरे हिसाब से गलत यूज़ हो रहा है। हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट एक हमने माध्यम बना दिया, मगर इतना एंटरटेनमेंट चाहिए नहीं कि हम
बच्चे आज की डेट में 10-10 घंटे 12-12 घंटे सिर्फ मोबाइल पे हैं। बच्चों को अगर खाना खिलाना है तो आपको आईपैड या मोबाइल में कुछ कार्टून चलाना पड़ता है, तब वो खाना खा रहे हैं। पहले हमें तो 2 थप्पड़ मारते थे पापा, हम खाना खा लेते थे चुपचाप। अगर नहीं वैसे तो खा ही लेते थे, बट नखरे आजकल तो बहुत बच्चों के नखरे हो गए हैं, मोबाइल नहीं तो वो खाना नहीं खा रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे जैसे जो भी टेक्नोलॉजी आता है ना, उसको थोड़े गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ही कर सकता है, आपको उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है, बट अल्टीमेटली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज हैं उनको उस तरफ फोकस करना चाहिए। जैसे आप सही बोल रहे हो कि आजकल इतना एंटरटेनमेंट है कि अभी मैं अपने आप भी मैं बैठ के सोच रहा था, मैं कितने मूवीज देखे ओटीटी में या कितना वेब सीरीज आज की तारीख में फॉलो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा। इतना ज्यादा क्लटर हो गया है कि अभी पहले जैसे लोग एक हफ्ता वेट करते थे, जैसे चित्रहार के लिए वेट करते थे वगैरह, वो सब खत्म हो गया अभी। अभी क्या इट कमोडिटी बन गया है और उसका वैल्यू भी नहीं है उतना। बेसिकली बिजनेस हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस हो गया। गवर्नमेंट को तो दिख ही रहा होगा ना कि आज की जनरेशन कैसे मोबाइल में अपने आप अपना करियर और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब कर रही है। आप ध्यान से देखोगे मेंटल हेल्थ, आप 100-150 रील देख रहे हो तो वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड हो रही है ना। करेक्ट। तो वो अच्छी चीज़ तो फीड नहीं हो रही है, कुछ हार्मफुल है। हम पहले पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, अभी किताबें भी लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। करेक्ट। किताबें पढ़े तो फिर भी ठीक है, बट वही है जो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है ना, सच्ची बताऊं तो देखो इंसान उस चीज के लिए कैपेसिटाइज्ड है ही नहीं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक 15 मिनट 20 मिनट के ड्यूरेशन में लेने के लिए इंसान कैपेसिटाइज है ही नहीं, और एट सम पॉइंट इन टाइम वो जिसे कहते हैं ना, दिमाग का जो फुल यूटिलाइजेशन है वो बंद हो जाएगा, क्रिएटिविटी बंद हो जाएगी, जैसे आपने बोला हेल्थ खराब हो जाएगा। क्रिएटिविटी बंद हो गई है। आप ध्यान से देखोगे कि अब पहले फिल्में आती थी, नई नई स्टोरीज आती थी, सीरियल्स भी अच्छे आते थे। अभी सीरियल्स तो खैर बहुत लोग नहीं देखते हैं, बट फिल्में भी उस लेवल पे नहीं आ रही हैं। मतलब आज की डेट में बड़े से बड़े एक्टर के पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिविटी है, वो ख़त्म नहीं हुई। आती हैं बट वो रेशो ख़त्म होता जा रहा है। अभी मैं एक आमिर खान का इंटरव्यू देख रहा था, उसने मोबाइल रखना बंद कर दिया है पिछले 6-7 महीने से। तो वो कह रहा है कि मैं अब सोच पा रहा हूँ जैसे मैं पहले सोचता था, अब मैं दोबारा से सोच पा रहा हूँ, वरना मैं मेरा सोचना समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, मैं दिन भर मोबाइल में था। नहीं तो आपको मशीन्स या टेक्नोलॉजी से बाकी सब कुछ मिल सकता है, अच्छे आइडियाज़ नहीं मिल सकते। अच्छा आइडियाज़ इंसान को ही सोचना पड़ेगा, और अच्छे आइडियाज़ आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये बहुत बड़े लेखक ने बोला था एक इंटरव्यू में, कि बोर्डम है, बोर होना ज़रूरी है। तभी आपका जिसे कहते हैं ना फुल जो आपका पोटेंशियल है, जो अच्छे आइडियाज तब आते हैं। तो एक बहुत फेमस लेखिका है इंटरनेशनल, उनको बहुत जिसे कहते हैं बुकर प्राइज भी मिल चुका है। वो कहती हैं कि पूरे टाइम घर में वो क्या करती हैं पता है? मैक्सिमम टाइम लिखने के अलावा वो इस्त्री करती हैं अपने शर्ट्स या ड्रेसेस को वगैरह। वो कहती है वो बोर्डम के टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का जनरेशन है वो बोर हो ही नहीं सकता है, वो जिसे कहते हैं ना पूरा विचलित हो जाता है। मतलब बच्चे भी अगर आप देखो 5 मिनट मोबाइल के बिना जो उनका रिएक्शन होता है ना, वो डेंजरस है, वो साइकोलॉजिकली वो डेंजरस रिएक्शन है कि आप बोर्डम सही नहीं पा रहे। तो बहुत सारे रिपरकशंस मैंने फील किया है खुद से। कभी कभी इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है ना, और चल नहीं रहा है कुछ, तो शुरू में प्रॉब्लम होने लगती है बॉडी को, और मेंटल इरिटेट होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमें ना स्क्रीन देखने की आदत हो गई है कि हमें हर वक्त एक स्क्रीन दिखती रहे। बट आप 10 दिन 12 दिन, जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ, मैं केदारनाथ गया था तो वहाँ पे भी मोबाइल नहीं चल रहे थे, तो वो 3-4 दिन में आप सेटल हो जाते हो। तो एक रिसर्च एक्चुअली बोलता है कि जो आप सोशल मीडिया के जो एडिक्शन होता है और ड्रग्स का जो एडिक्शन होता है ना, आपका जो दिमाग पे जो असर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम लेवल ऑफ एडिक्शन होता है। अच्छा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बट जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं वहाँ पे जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग खुद अपने बच्चों को ये सोशल मीडिया अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट पूरा जिसे कहते हैं ना पब्लिक को अटेंशन के ये जो ट्रैप में डाल देते हैं वो लोग, और वो जो एक बार वो ट्रैप में पड़ जाते हैं, उसी से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलता है ना। यस तो एक बहुत बड़ा बिजनेस गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है। करेक्ट। अच्छा, आज की जो यंग जनरेशन है,
मैं उनके मुंह से सिर्फ क्रिप्टो, निफ्टी और इस टाइप के बिटकॉइंस, इस टाइप के शब्द सुनता हूँ। पहले ना हमारे टाइम पे सिर्फ नोट चलते थे, कैश चलता था, बहुत हो गया तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, हम उसी को पैसा समझते थे। आज की डेट में व्हाट इज मनी? आपके हिसाब से क्या है पैसा आज की डेट में? तो अगर देखा जाए तो मनी मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप करेंसी लो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लो तो इट्स बेसिकली यही है कि आप वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये आप बोल रहे हो कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा बाद में, लेकिन ये उसका एक प्रॉमिसरी नोट है या ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आपको उसका बेनिफिट बाद में मिलेगा। उसका वैल्यू क्या है ये जो टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज का वैल्यू क्या है। मैं सिंपल चीज बोल रहा हूँ, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, शेयर जैसे आप बोलते हो तो शेयर के पीछे कंपनी होता है, वो कंपनी चल रहा होता है, कंपनी पैसे कमा रही होती है, डुबो रही होती है, जो भी है, बट उसके पीछे कुछ तो है, राइट? चलो शेयर हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, बट ये एक नया वर्ड आया है क्रिप्टो। मैं समझाता हूँ। आर्ट है, जैसे एक पेंटिंग है, ठीक है, अभी वो एक पेंटिंग को कोई कुछ भी वैल्यू लगा सकता है, 1000 रुपए बोल सकता है, 50,000। अगर वो MF हुसैन ने बनाया तो बोलेगा नहीं ये करोड़ों का है, गायटोंडे का है तो और 10 करोड़ का है। अगेन जो देख रहा है वो उसका वैल्यू लगा रहा है, करेक्ट? बट उसमें एक फिजिकल गुड है या समथिंग इज, जैसे शेयर के पीछे कंपनी है, आर्ट में पेंटिंग है, क्रिप्टो में पीछे कुछ है नहीं, बट जो पूरा ऑडियंस है वो बैठ के वो उसका वैल्यू लगाता है, या मार्केट उसका, ऑडियंस नहीं एक्चुअली मार्केट उसका वैल्यू लगाता है कि हाँ इसका ये वैल्यू है, और वो वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब ये क्रिप्टो का पूरा स्टार्ट हुआ था तब मैंने भी थोड़ा समझने का कोशिश किया था, अलग अलग करेंसी के बारे में एक्सप्लोरेशन किया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया और वो डूब गया। और तब मुझे समझ में आया कि उस वर्ल्ड में क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं है, कोई कुछ भी वैल्यू लगा सकता है। अच्छा। और जो एक्सचेंज है, जैसे फॉर शेयर के लिए आपके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो के केस में ऐसा जो अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, तो वहां पे जो बंदा बैठा है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वो कुछ भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक जिस चीज का वैल्यू लगा रहे हो वो आपको क्लियर नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या वैल्यू लगा रहा है, कुछ भी लगा सकता है। दूसरा, जहां पे आप उसको ट्रेड कर रहे हो, जिस एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, वो भी मैनिपुलेट हो सकता है। अच्छा। तब उस चक्कर में मैं समझ लिया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीजों में आप जितना रिसर्च करते हो या जितना आप नॉलेज रखते हो उसका आपको फायदा होता है, करेक्ट? आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट में आप लगाते हो, शेयर्स में लगाते हो वगैरह, तो उसमें रिसर्च वगैरह का कुछ फायदा होता है कि कुछ लॉजिक होता है। बट क्रिप्टो में जहां तक मेरे को समझ में आया, लॉजिक नहीं है, वो बहुत ही सेंटिमेंट के द्वारा ड्रिवन किया हुआ एक सेटअप है। पूरा कॉन्सेप्ट सेंटिमेंट के ऊपर बेस्ड है, और जो एक्सचेंजेस इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी किसी रेगुलेशन के अंडर नहीं आते, मतलब किसी गवर्नमेंट या रेगुलेशन के अंडर नहीं आते ये। तो दोनों चीज में थोड़ा रिस्क है। तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट किया और मेरे को समझ में आया कि जैसे पैसा डूबा मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं उसी फील्ड में घुसता हूँ जहाँ पे कुछ लॉजिक हो, कुछ रिसर्च करके आदमी अगर कुछ सीखता है तो उसका कुछ फायदा डायरेक्टली दिखता है। बट मेरे को ऐसा लगा कि ये तो ऑलमोस्ट गैम्बलिंग के जैसा, जुआ खेलने के जैसा ही है एट सम पॉइंट इन टाइम। तो लोग अपने सेंटिमेंट के हिसाब से करें, किसी के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, बट जो थोड़ा बहुत सेंसिबल हैं, रिसर्च के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। तो हम मतलब बेसिकली आपके हिसाब से क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये बिटकॉइन, मैंने सुना है बिटकॉइन लिए और बहुत अमीर हो गए लोग, वो क्या सीन है उस चीज़ का? दुनिया में जिसे एक बड़ा फंडा ये है कि जिस भी चीज का शॉर्टेज होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता रहता है। तो बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि हर रोज क्रिएट होता रहता है, वो एक लिमिटेड सेट और एक लिमिटेड नंबर क्रिएटेड है, राइट? और आप बिटकॉइन माइनिंग करते हो तो आपको वो फिर वो असाइन होता है और आप उसके ओनर बनते हो, राइट? और ये नंबर लिमिटेड है, बट क्योंकि वो लिमिटेड है और शायद सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी है, सबसे सेफ क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट ने उसका बहुत हाई वैल्यूएशन लगाना शुरू कर दिया कि हाँ ये स्टेबल है, सबसे पुराना है, और ये लिमिटेड है, इसकी सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ता है। आई थिंक सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है, ऑलमोस्ट सबसे पहला वही था क्रिप्टो करेंसी। तो मार्केट ने उसका वैल्यू बढ़ाया। बट अगर आप देखो कि कुछ भी अगर
वर्ल्ड में कुछ भी वॉर होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी ऐसा न्यूज़ आता है तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट यही करता है बिटकॉइन। हाँ, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो लोगों की सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो जिसे कहते हैं ना, जो मिडिल क्लास बंदा होता है उससे ज़्यादा जिसे कहते हैं डर अमीर लोगों को ज़्यादा लगता है कि मेरा अरे मेरा पैसा चला जाएगा करके, तो वो बेच देते हैं, खरीद देते हैं, वॉट एवर इज द केस। तो बट वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है उस केस में। तो या लोगों का चॉइस है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है तो एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन आप इधर लगा सकते हैं बिटकॉइंस। और लेकिन अगर आप बाय नेचर एक गैम्बलर टाइप का मेंटालिटी रखते हैं तो आप ठीक है, आप इन्वेस्ट करिए, समय अच्छा रहा तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अब हम आते हैं शेयर मार्केट पे। ओके। शेयर मार्केट में मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, शेयर मार्केट का भी इन्वेस्ट भी किया है, कि कोई भी एक न्यूज़ आती है या कोई वॉर की न्यूज़ आती है या फिर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आती है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है शेयर मार्केट एकदम से। अभी लास्ट मैंने देखा था यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू हुई और मैं तभी शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया था 2 दिन पहले, और वो एकदम से पूरा मेरा पैसा बहुत डाउन हो गया। ये क्यों, न्यूज़ पे क्यों इतना निर्भर रहता है शेयर मार्केट? अगेन यहाँ पे सेंटिमेंट है थोड़ा बहुत, मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ और बहुत साल लगा के मैंने कुछ कुछ सीखा है। बट हर चीज़ में मेरा अप्रोच वही रहा है। जैसे अगर वो बुक लिखने से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या शेयर मार्केट से रिलेटेड, मेरा थॉट प्रोसेस सेम ही है। अगर आपको किसी चीज़ में घुसना है तो पहले तो उसके बारे में बहुत समझो, पढ़ो, पूरा समझ लो। एक बार आपको पूरा समझ में आ गया, और आपको पूरा तो कभी समझ में नहीं आएगा, बट जितना पूरा समझ में आता होगा, बट जितना आपको अगर आपको लगा कि हाँ मोर और लेस मैंने समझ लिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा चलता है, हाँ ये तो कोई आई थिंक ये तो बहुत जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस की बात है। अगर आप बोले कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया, काफी कुछ नहीं, मैंने देखा है जिनको बहुत कुछ समझ में आ गया है और उन्हीं लोगों ने अपना सबसे ज्यादा पैसा डुबोया है और फिर अब वो यूट्यूब पे और वो सिखा रहे हैं। करेक्ट। तो आजकल तो लोग ऐसे भी हैं कि कोर्स से ज्यादा पैसा बना रहे हैं, एक्चुअल पैसा तो मार्केट में उन्होंने बनाया नहीं, तो उसमें लॉस किया है, वो उसको कवर कर रहे हैं कोर्स के जरिए। तो जैसा मैंने बोला, पहला ये है कि आप जिस भी चीज में घुसना चाहते हो, चाहे बुक राइटिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, शेयर मार्केट हो, सबसे पहले तो पूरा जितना हो सके आप समझने का कोशिश करो, रिसर्च करो। उसके बाद दूसरा चीज है कि अपने आप को समझो कि मैं क्या हूं और मेरे से रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरी टेंडेंसीज क्या क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, ये दूसरा चीज आपको समझना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने बोला इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं एक दिन ही खरीद के बेच देते हैं या एक दो दिन में बेचते हैं, शॉर्ट टर्म में बेचते हैं। कुछ होते हैं जो अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। वो हाई रिस्क गेम होता है, मतलब आप बहुत सारा लाखों बना भी सकते हैं और लाखों डुबो भी सकते हैं। तो ये दूसरी वैरायटी के लोग। गैम्बलिंग उसमें भी थोड़ा लॉजिक है, कम से कम क्रिप्टो जैसा नहीं है, इसमें फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक रहता है फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह में। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी यही है कि ये 2-3 कैटेगरी मैंने बोले, और भी कैटेगरीज होंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ यही होता मैंने सुनी है, यही 3 तो मैंने अपने बारे में तो ये समझ लिया कि शॉर्ट टर्म मेरे लिए नहीं। मैं इंट्राडे मैं उतना मैं हाइपर हो जाता हूँ, राइट, एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी लिमिटेड है, तो वो मेरे लिए नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी मेरे को वो सही नहीं बैठा मेरे लिए। मैंने सोचा मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, क्योंकि हर चीज़ में मैंने अपने बारे में ये सीखा कि अगर वो क्रिकेट हो या बॉलीवुड हो या किसी भी चीज़ में, मैं नेक्स्ट कौन स्टार बनने वाला है वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, मतलब वो टेंडेंसी है, ठीक। वही सेम चीज़ मैंने शेयर मार्केट में इंप्लीमेंट किया कि आज का ठीक है जो भी है, 5 साल क्या बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, 15 साल बाद क्या हो सकता है। अगेन प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली वैसा होगा नहीं, मतलब कोई श्योर नहीं, एक बेसिक आइडिया आपको हो जाता है। बट अगर वो वैसा फ्यूचर है तो आज कौन है जो स्टार नहीं है बट स्टार बन सकता है, वो आइडेंटिफाई करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना। और जैसा आपने बोला सुमित, कई बार ऐसा होता है कि बड़ा मार्केट क्रैश हो जाता है, वॉर हो जाता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मैंने बहुत दूर का गेम सोच रखा है और मैं दूर का गेम खेल रहा हूँ। मिनिमम कितने इयर्स का आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है? हाँ, तो मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम 10 साल। मेरा Okay. थॉट प्रोसेस ऐसा ही है। ओके एंड अगेन उसमें एक और चीज, अपने आप को समझो। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि आप अपना मेंटालिटी समझो, अपना रिस्क समझो, आप कैसे हैं वो, बट आप अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी देखो कि आप किस चीज में, जैसे मेरे केस में मेरे को टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के बारे में काफी कुछ पता है, तो मैं वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। किसी का जैसे मार्केटिंग में है, रिटेल में है, उनको, या सपोज डी मार्ट में काम कर रहे हैं या किसी भी ऐसे फर्म में, उनको मार्केट का पल्स है कि वो अलग डोमेन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ लोग बैंक्स में सालों साल काम कर रहे हैं, उनको पता है कि बैंक्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे बैंक का साइकिल कैसे होता है, तो वो उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। कुछ लोग उसी तरह स्टील इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है। तो आप, जब मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को समझो, तो नॉट जस्ट आप अपना मेंटालिटी समझो, बट आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है वो भी समझो। फिर उसके बाद आप शेयर मार्केट में जाके आपने अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट करो, और ये ध्यान रखो कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, फिर उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लो। तो चाहे वॉर हो, चाहे बजट में कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ऊपर नीचे जाएगा, बट 5 या 10 साल के बाद वो ठीक हो जाएगा। बट मैंने एक चीज़ देखी कि आप जैसे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कई लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है और लोग करते हैं, तो जो इस चीज़ को चलाने वाले हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो आपके ना दिमाग से आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट आज ऊपर गया, और मतलब वो आपके मेंटल से खेलते हैं वो कि ये इस पे हम इसको ले जाएंगे तो ये बंदा इस चीज़ को बेच देगा या खरीद लेगा। करेक्ट। तो ऐसा होता है क्या? होता है। बहुत सारे लोग रखे हुए हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए कि आप पब्लिक की जो साइकोलॉजी है उसको समझ के इनके मेंटल से खेलो आप। करेक्ट। कई बार हमारा शेयर एकदम, मैं देखता हूँ, मैंने मान लो 500 रुपये का लिया और वो शूट आउट कर गया 800 रुपये, तो मैं सोचता हूँ रख लेता हूँ इसको, ये और आगे जाए। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो उनको पता है कि हम, ये बंदा क्या सोच रहा होगा। देखो, क्रिप्टो के जितना तो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते वो लोग, बट जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जो स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्टेड हैं, देयर आर वो कार्टल्स हैं जो न्यूज़ मैनिपुलेट कर लेते हैं, यू नो, दे सेंड आउट सम कम्युनिकेशन जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। बट जैसा मैंने बोला, अगर आप उस गेम को खेलना चाहते हैं तो उसमें भी अलग मजा है, किसी किसी को वो खेलने में बहुत बहुत मजा आता है। बट मेरे केस में क्या है, अगर आपके फंडामेंटल्स और आपका रिसर्च करेक्ट है, तो ये सब ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म का 1-2 साल का गेम है। लॉन्ग टर्म में वो वहीं जाएगा जहां पे अगर आप श्योर हैं। बट लॉन्ग टर्म में हमको वो पहुंचने नहीं देते ना, वो बीच में ही हमारी मेंटल स्थिति ऐसी कर देते हैं कि अरे यार, अब इससे तो, अब जैसे कोविड में मार्केट एकदम क्रैश हो गया, जो लोग मेंटली बहुत मजबूत थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, मगर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब ये इससे निकल ही जाओ, ये तो खत्म हो गया। करेक्ट। तो वहीं पे भी मैं क्या कहते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आपका मेंटालिटी बहुत मायने रखता है। करेक्ट। अभी मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा 2007 में वो एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, एंड फाइनल ओवर था, पाकिस्तान के साथ था, एंड मिसबाउल हक वाज हिटिंग, एंड धोनी हैड टू गिव the over to somebody, and he gave it to a person called जोगिंदर सिंह। ठीक है। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे, उस एक सिचुएशन में the amount of up and down and risk, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। बट उस आदमी ने अपना दिमाग कूल रखा और ऐसे बंदे को बॉलिंग करने के लिए बोला जो उसको लगा कि सबसे ज्यादा कूल है उस सिचुएशन में। करेक्ट। तो जिसे कहते हैं आपका खुद का जो आपका दिमाग कूल रहना बहुत जरूरी होता है। हर तरह का न्यूज़ आएगा, एंड धोनी उस वजह से वो फाइनल जीत के धोनी बिकेम धोनी। ऑफ कोर्स 2011 दोबारा, बट शायद उसको वो मौका ही नहीं मिलता अगर वो मैच हार गया होता। उस दिन फाइनल में पाकिस्तान से अगर हार गया होता 2007 में, शायद वो कैप्टनसी का मौका मिलता ही नहीं उस आदमी, कभी नहीं मिलता। बट उस सिचुएशन में उस आदमी ने अपना दिमाग कूल रखा। एंड हर आदमी के लाइफ में हमेशा ये मोमेंट आता है जहाँ पे डिसीजन लिया बेसिकली। आपको टेस्ट, आपके सामने जिसे कहते हैं एक परीक्षा आती है और आपको कूल रहना होता है। तो शेयर मार्केट में भी वही ट्रू है। जो होता रहे, आप अपना दिमाग कूल रखो। अगर आप श्योर हो, आप कन्विंस्ड हो। ऐसा होता नहीं है ना। 95% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है।
उन्हीं लोगों का पैसा डूबता है जो वो 5% लोग कमा के जाते हैं। करेक्ट। नहीं तो उसमें वही है कि लॉजिक के पहले छोटे से स्टार्ट करो, इतना ज़्यादा रिस्क लो ही मत कि आपकी रातों की नींद चली जाए। करेक्ट। तो मेरा फंडा वही है, जितना कुछ मैंने सीखा है, एंड मैं तो स्टूडेंट हूँ इस फील्ड में मेरे हिसाब से, स्टॉक मार्केट शेयर्स वगैरह में, बट इतना मैंने सीखा कि छोटे पैमाने पे स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे गेम सीखो, उसके बाद अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप वो चॉइस ले सकते हैं। और मुझे किसी ने ऐसे एक सलाह दी थी कि आप वही शेयर मार्केट में वही पैसा कमा सकता है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या होता है, ज़रूरत होती है और हम निकाल लेते हैं। अब ज़रूरत नहीं होगी तो वो पैसा पड़ा रहेगा और 5 साल या 10 साल जो आप बोल रहे हैं उसमें एक अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। तो इस मामले में एक लॉजिक ये है कि आपको देखना पड़ेगा आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं या जो आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं 2-3 साल के जो भी हैं, वो अगर आप प्रॉपर्ली कवर्ड है एंड देयर इज आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी है, यस, हाँ एक्स्ट्रा मतलब हाँ सेविंग का पैसा है, तो आप जो सेविंग का पैसा है उसको आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी डाल सकते हैं एंड थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी डाल सकते हैं, कि अगर वो आपको ये सोच के डालना पड़ेगा कि वो गया तो गया, जाता नहीं है। आपको सच्ची बताओ तो जो इंडियन मार्केट्स 1990s से जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, वो तो शायद किसी और मार्केट में और रिटर्न्स तो कहीं देखे भी नहीं है। तो ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, बट अगेन वो सोच भी रखना अच्छा रहता है कि हाँ गया तो गया। बट जैसे आपके हिसाब से बेटर क्या है, एफडी कराए आदमी या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालें? देखिए मैं इस मामले में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आपका ओपिनियन है। तो मतलब एफडी में आपको 7 या 8% मिलेगा, टैक्स कट के 5-6% मिलेगा। आप वहाँ पे स्टेबल है, आपने जितना पैसा डाला कम से कम उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको मिक्स करना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर एवरी मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी, वी हैव टू टेक दोज चॉइसेस एंड से थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए और थोड़ा मेरे को ग्रोथ चाहिए। यस यस यस। अभी हम आते हैं ट्रैवलिंग पे। आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, पूरा इंडिया आपने काफ़ी घूमा हुआ है, विदेशों में भी आप बहुत गए हैं। तो एक्सपीरियंस बताइए, आप कहाँ कहाँ गए हैं? सबसे पहले तो कहाँ गए हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में गए हैं, बट कुछ 2-4 जो आपकी फेवरेट रही हो। इंडिया तो ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है। यस यस यस। इंडिया के बाहर मेरे को ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा। ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड वर वेरी गुड एज अ कंट्री। आई लाइक, वहाँ के लोग मेरे को पसंद आए, क्लाइमेट वेदर बहुत अच्छा है वहाँ का, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, तो वो बहुत मेरे को अच्छा लगा एज एन एक्सपीरियंस। और अभी मैं डेनमार्क गया था, वहाँ पर भी जाके जो कुछ मैंने देखा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि एंड आप ये स्पेशली अगर आप यूरोप वगैरह जाएं तो आप ये देखते हो कि लोगों का जो नज़रिया है बहुत डिफरेंट है। वो लोग ये नहीं समझते कि ज़िंदगी सिर्फ काम है, वो कहते हैं ज़िंदगी अलग काम अलग। वो जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे को, जब मैं कॉलेज के लिए गया था फ्रांस में, उस टाइम पे सबसे पहले मैंने देखा, मेरे को समझा कि हाँ ये सही है, ये एक्चुअली करेक्ट है। बट जिसे कहते हैं ना, जो सबसे बढ़िया जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मेरे से तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज और बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा ट्रैवल में कहाँ रहा है, वो इंडिया के अंदर रहा है। और उत्तरांचल, हिमाचल, मैं तो केरला से हूँ, तो मैंने जितना साउथ तो पूरा कवर नहीं कर लिया था बचपन में, बट मेरे लिए हमेशा पहाड़ जैसे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। कहाँ गए इंडिया में आपको सबसे बेस्ट जगह लगी होगी, भाई ये एक सबसे शानदार जगह है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में सबसे शानदार जगह अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर में इंडिया की तरफ एक आदि कैलाश यात्रा है, वो मैंने किया था। बट आदि कैलाश चाइना वाला नहीं, वो एक्चुअल माउंट कैलाश है, वो कैलाश मानसरोवर है। हाँ, कैलाश मानसरोवर वो तिब्बत में आता है, बट इंडिया में एक्चुअली 5 कैलाश हैं, तो उसमें से एक है आदि कैलाश करके, उत्तरांचल की तरफ आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है, आप धारचूला करके एक जगह है नेपाल के बॉर्डर में, वहाँ से आप 2 दिन आगे 3 गाँव कवर करके फाइनली आप वहाँ पे पहुँचते हो। अच्छा, इस वॉकिंग ना आपको वो जीप में जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डेंजरस एक रोड है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे आप पहुँच जाओ और आप जिसे कहते हैं ना, आप बाकी सारी दुनिया से कट। अच्छा। और एकदम पहाड़ों के बीच में, और वहाँ पे इतने भले और अच्छे लोग हैं, और जिसे कहते हैं ना,
जो भी थोड़ा होता है उससे वो खुश रहते हैं। अच्छी जिंदगी जो जी रहे हैं ना, करेक्ट। वो वही लोग जी रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो लोग इतनी झोपड़ी में रह रहे हैं, पहाड़ों में बर्फ, मतलब मगर वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और बहुत खुश हैं वो लोग। तो और हर गांव में अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे एक अलग स्टोरी मिलता है, कुछ तो रामायण से रिलेटेड या महाभारत से रिलेटेड कि हाँ पांडव इधर आए थे, यहाँ पे वो मतलब कुछ तो ऐसा आपको एक स्टोरी मिलता है। बट स्टोरी के साथ साथ आपको कुछ तो एक लेसन या कुछ और भी एक जिसे कहते हैं ना सीखने को मिलता है। वो एक और चीज़ है। और इतने पाताल भुवनेश्वर करके एक जगह है, उसी के आसपास आता है, चाकोटी करके एक जगह है, गांव के पास में आता है, जिसके जहाँ पे आप एक्चुअली 3 फ्लोर नीचे एक गुफा में जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने जो हमारे जो 4 धाम वगैरह है उसका एक्चुअल छोटा रेप्लिका नेचुरली बना हुआ है। तो ऐसा कहाँ पे है ये पाताल भुवनेश्वर करके उत्तरांचल में ही है। उत्तरांचल में। हाँ, तो आप एक्चुअली चेन पकड़ के सीधा एक गुफा के अंदर 3 फ्लोर नीचे जाते हैं। हाँ। और अंदर आप जो आपके हिंदू के जो तीर्थ स्थल हैं और 4 धाम वगैरह हैं, वो सब एक्चुअली छोटे छोटे रेप्लिका बना के रखा हुआ है वहाँ पे। मतलब वो बने हुए हैं नेचुरली, मतलब किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है। तो हर समय जब भी मैं उस तरफ को जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो ना जो अंदर से जो खुशी होती है ना, वो कभी और कहीं जाके मेरे को मैच नहीं होता है। तो जैसे आपने बाहर इतना ट्रैवल किया, घूमे इंडिया, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, कल्चर है, वो आपको कहाँ का अच्छा लगता है, हिंदुस्तान का कि यूरोप का, या फिर जहाँ भी आप यूएसए और अलग लिविंग जगह स्टैंडर्ड मतलब लिविंग स्टैंडर्ड मतलब वो जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, ये नजरिया जो होता है, उनका जो जीने का नजरिया है कि वो लाइफ को किस हिसाब से जीते हैं। जैसे हम, आपने अभी पहले बोला कि हम तो सिर्फ काम काम काम, हमारे लिए काम के अलावा काम पैसा और कुछ नहीं सोचते हैं हम लोग। बट वो इंडिया में भी शहरों में ज़्यादा रहता है मेरे हिसाब से। बट अगर आप ऐसे स्मॉल टाउन्स में जाते हैं या फिर ऐसे रिमोट विलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे माइंडसेट वैसा ही होता है कि काम या ये पैसा कमाना इज़ नॉट दी ओनली थिंग। उसके बाहर भी दुनिया है, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो माइंडसेट यूरोप में भी है इन अ वे, एंड इंडिया में भी शहरों के बाहर वो माइंडसेट है। खाना आपको कहाँ का बेटर लगता है? खाना तो मैं तो स्कूलिंग दिल्ली में किया है, तो दिल्ली का खाना बेस्ट है। छोले भटूरे, कचौरी, कबाब, मोमोज, जो दिल्ली में जो वैरायटी है वो मेरे को और कहीं नहीं मिलेगी आपको। बाकी हर जगह के अलग अलग हैं। जैसे आप केरला में जाओ तो केरला में जो केरला का जिसे बोलते हैं जंक फूड, वो अलग अच्छा होता है। बॉम्बे में भी यहाँ का स्पेशलिटी अलग अलग होता है। हैदराबाद जाओ तो वहाँ पे बिरयानी अच्छा होता है। बिरयानी तो वैसे हर जगह भी अच्छा होता है। तो हम से हर जगह क्या बेस्ट फूड आपको दिल्ली का ही लगता है? नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि आपको विदेशों में भी आप काफी गए, तो विदेशों का खाना मेरे को, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं तो ऐसा है कि अगर 2 हफ्ते के लिए बाहर चला जाओ तो बस इंडिया आके फिर सबसे पहले तो नहा धो के सीधा लोकल मार्केट जाओ और जो मिलता है। नहीं, मेरे को बाहर का खाने, मेरे को लगता है कि जिसे कहते हैं ना स्पाइस से लेकर जो वैरायटी है, आप ब्रेकफास्ट ले लो सिंपल, राइट? यूरोप में जो ब्रेकफास्ट मिलता है या अमेरिका में जो ब्रेकफास्ट मिलता है वो एक लिमिटेड चीज होता है। इंडिया में आप जाके देखो क्या वैरायटी मिलता है आपको। साउथ का ब्रेकफास्ट इडली डोसा उपमा से लेके नॉर्थ का छोले भटूरे, पूरी सब्जी, स्टफ लाइक दैट। जो वैरायटी हर चीज में आपको इंडिया में मिलता है वो शायद ही कहीं और मिलेगा आपको। तो आपने कुछ 5 बुक्स लिखी हैं अभी तक। ये आपने हिस्टोरिकल फिक्शन बुक्स लिखी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य। मैं अपने ऑडियंस को भी दिखा देना चाहता हूँ कि रजत ने ये एक बहुत ही शानदार बुक लिखी है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। तो इस बारे में आप कुछ बताइए। ये 3 लगातार आपकी हिस्टोरिकल फिक्शन रहे हैं। हाँ, तो मैंने 3 बुक्स लिखे थे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, और फिर विक्रमादित्य के ऊपर जिसका नाम है योद्धा, और तीसरा हर्षवर्धन के ऊपर जिसका नाम है हर्ष। 3 बुक्स। मेरे को बचपन से हिस्ट्री का शौक था, जैसे टेक्नोलॉजी का शौक था वैसे हिस्ट्री का भी शौक था। तो मैं पढ़ता रहा। जब मैं MBA कर रहा था या उसके बाद जब जॉब कर रहा था तो कंटिन्यूसली पढ़ता रहता था। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इनके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अभी ठीक है, अभी फिर भी थोड़ी बहुत मूवीज कुछ आते हैं, बट मूवीज में भी वो जिसे कहते हैं ना फुल आपको पूरा जिसे कहते हैं ना पर्सपेक्टिव नहीं बताते
उस किरदार के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में और थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं। वो तो हिंदी सिनेमा में होता ही है, थोड़ा ड्रामेटाइजेशन होता ही है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं चलो इसके बारे में लिखता हूँ। अभी हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री में, और वो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आता था, वो जिस तरह से लिखा गया था और बच्चे उसको बोरिंग मानते हैं। और मेरे हिस्ट्री क्लास में मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग सो रहे होते थे एंड ऑल क्लास में। लाइक हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कुछ है। मैं भी हिस्ट्री पढ़ता था, तो हमें मतलब मुझे लगता था कि अकबर भारत आया था, कब आया था, हमें क्या लेना देना उससे। अब वो आया था। हाँ, वो बात सही इतना है। बोरिंग होता था ना कि वो उनकी डेट याद रखो, वो सब, वो ढंग गलत था। हाँ, वो टेक्स्ट बुक जो जिस तरह से लिखा गया था और जिस तरह से हमारे एग्जाम होते थे, वो गलत था। वो लोगों को टर्न ऑफ करता था, लोग भागते थे उससे। हिस्ट्री बताने का जो, जिसे कहते हैं सबसे बढ़िया जरिया जो है, वो ऐसा है कि उसको एक स्टोरी की तरह बताओ, बट ऑनेस्ट, सच्ची स्टोरी। उसमें ड्रामेटिज्म मत ऐड करो ज़्यादा। आई एम सेइंग उसको जिस तरह से है उस तरह से बताओ। बट उसके फायदे क्या हैं? दो चीज़ें, कि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता लगता है कि हाँ ठीक है, हम भारत से हैं और ये हमारा इतिहास है, ये हमारा कल्चर है, हम क्या हैं, हम किस वैल्यूज़ के लिए स्टैंड करते हैं, हमारे जो पुराने जो राजा और जो लीडर थे वो लोग किस चीज़ को मानते थे, और हमारे मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या है, वो हम क्या हैं, वो क्वेश्चन को, वो सबसे पहले तो वो उस क्वेश्चन को एड्रेस करता है। दूसरा चीज़, हिस्ट्री हमेशा पैटर्न रिपीट करता है। ये स्टॉक मार्केट में भी ट्रू है। जो स्टॉक मार्केट के कुछ कुछ पैटर्न्स है ना, वो हर 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल में रिपीट होते हैं। हिस्ट्री भी वैसा ही है। अच्छा, उसमें भी पैटर्न्स हैं। अगर आप वो पैटर्न समझ लें, तो आज अगर कुछ सिचुएशन होता है तो आपको पता है कि वो सही है, गलत है, या वो पैटर्न पहले दिखा है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तब उन्होंने ये देखा था कि सारी कंट्रीज में ऑटोक्रेटिक लीडर्स थे, जो मेल लीडर्स हु हैड वेरी हाई ईगो, करेक्ट, लाइक हिटलर, या हिटलर थे, मुसोलिनी थे, सो देयर वर लॉट ऑफ दीज पीपल। वो वहां पे वो एक पैटर्न था। आज की तारीख में काफी सारे कमेंटेटर्स बोल रहे हैं वर्ल्ड उसी एक सिचुएशन में वापस जा रहा है, जहां पे सुपरस्टार लीडर्स हैं जिनका ईगो बहुत हाई है, इसीलिए वॉर होगा, और हो भी रहा है, हो रहा है, करेक्ट। ये पैटर्न है। हिस्ट्री आपको वो पैटर्न सिखाता है। आप सिंपल चीज ले लो, बाबर उतना पॉपुलर किंग नहीं, अकबर ज्यादा पॉपुलर बना। क्यों बना? क्योंकि उसने हिंदूज को थोड़ा बहुत, ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ गुड इक्वेशन विद द राजपूत किंग्स, करेक्ट। ऐसा लीडर सक्सेसफुल रहता है जो एक माइंडसेट लेके आता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, वो लीडर हमेशा फेल करता है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो ये जो स्टोरीज आप जो 3 देख रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य है या विक्रमादित्य है या हर्ष है, हर किरदार की स्टोरी में मैंने ये समझा कि कुछ है जो इस आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनाता है। और उसकी लाइफ स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो दिख रही हैं। एंड मेरा बुक लिखने का यही उद्देश्य था कि उसको मैं बाहर लेके आऊं, ताकि जो पढ़े उसको सिर्फ ये ना पता चले कि वो कौन था, बट उसने क्या क्या किया जो उसके लिए वर्कआउट हुआ, और वो क्यों ऐसा लेजेंडरी लीडर बना या ऐसा लेजेंडरी फिगर कैसे बना, वो जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया। मुझे पूछना था कि जो आपने बुक्स में लिखा है वो आपने पढ़ा तो हिस्ट्री से ही होगा, करेक्ट। तो आपने अपना भी उसमें सब कुछ ऐड किया है कि वही हिस्ट्री को आपने एक सरल तरीके से लिखा है? 2 चीजें, एक तो हिस्ट्री को सरल तरह से लिखा, और मैंने जो उसमें ऐड किया वो मेन स्टोरी के आसपास ऐड किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बट जो मेन स्टोरी है उसके साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, करेक्ट, क्योंकि उसको ऑथेंटिक बनाना जरूरी है, राइट। तो इसलिए वो एक चैलेंज रहता है जब आप लिखते हो कि आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हो, बट मेन स्टोरी लाइन को आप हाथ ज्यादा नहीं लगाते। बट आपका जिसे कहते हैं उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि वो पढ़ के किसी को इंस्पिरेशन मिले, और किसी को पता चले कि हाँ, मैं भारतीय हूँ तो मैं क्या हूँ और मैं किन वैल्यूज के लिए स्टैंड करता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसको पढ़ने में
थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए कि वो पढ़े तो उसको लगे कि बोर नहीं होना चाहिए, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री को पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए थे। तो ये तो कौन सी तीनों बुक आपकी बेस्ट सेलिंग रही हैं? हाँ, तीनों को हाँ बेस्ट सेलर्स रही हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को उसके लिए। ये चंद्रगुप्त को तो मूवी में भी कन्वर्ट करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अरे वाह, तो देखते हैं कैसा चलता है वो। गुड। बट जिसे कहते हैं ना, मेरा जिसे वो सफ़र वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, फिर क्यूरियोसिटी वाला माइंड है, अभी वो शेयर मार्केट है, टेक्नोलॉजी, क्यूरियोसिटी दिमाग में चलता रहता है। तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हॉरर एस्पेक्ट्स या सैटानिक कल्ट रिलेटेड एस्पेक्ट था, तो उससे रिलेटेड मेरा क्यूरियोसिटी था। मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, फिर मेरे को एक स्टोरी मिला विच वॉज डेड वुमन राइटिंग, विच वॉज मेरा दूसरा बुक था। ये रजत की हॉरर सुपरनैचुरल वाली बुक है। तो इसमें ये आया कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को पता करनी थी, तो मैंने उस पर रिसर्च किया और मेरे को एक अच्छा स्टोरी तब सूझा। और आज भी लोग बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट बुक है, बिकॉज जो लोग हॉरर या ऐसा सस्पेंस और थ्रिलर पढ़ना पसंद करते हैं, वो ये बुक बोलते हैं कि मेरा बेस्ट बुक है। तो वो एक अलग सफ़र था जिसमें मैंने उसके बारे में रिसर्च किया और प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद उसके बारे में एक स्टोरी लिखा जो लॉजिकल और रैशनल है, जिससे जैसे मैंने बोला ना, उसमें ड्रामेटिज्म थोड़ा कम, बट एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, तभी लोग पढ़ेंगे, तभी लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो वो एक बुक था जो मैंने लिखा। उसके बाद फिर हमारा जो जनरल लाइफ है, बॉम्बे में मैं पिछले 16 साल से हूँ, तो मुंबई में बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को पहले खटकती थी, लेकिन मेरे को बाद में अच्छी लगने लगी। एंड मुंबई से रिलेटेड एक स्टोरी का आइडिया मेरे पास आया, एंड उसके बेसिस पे और मेरे को, जैसे मैंने बोला, आर्ट्स पे, ये पेंटिंग पे, और पेंटिंग का जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, पेंटिंग के वैल्यूएशन रिलेटेड जो है, और जो ऑक्शन, जो आर्ट का मार्केट है, उससे रिलेटेड भी मैं रिसर्च कर रहा था। तो दोनों को मर्ज करके मेरे को एक स्टोरी सूझा, एंड वो मेरा लास्ट बुक था जो ट्रबल कीप्स लुकिंग फॉर अस, जो मैंने लिखा। कॉमेडी, हाँ, इट्स रोमांटिक कॉमेडी प्लस इट इज अबाउट आर्ट वर्ल्ड, पेंटिंग से रिलेटेड एंड ऑक्शन से रिलेटेड है। तो दैट वाज माय लास्ट बुक व्हिच वाज ट्रबल कीप्स लुकिंग फॉर अस। मल्टी टैलेंटेड है। नहीं, मतलब अलग अलग जहाँ अच्छी नहीं, मतलब वही मैं बुक्स में भी देख रहा हूँ। एक तो आप टेक्नोलॉजी लीडर, फाइनेंस, शेयर मार्केट के बाद अब जब आप लिख भी रहे हैं तो उसमें भी वैरायटी है कि पहले हिस्टोरिकल फिक्शन, फिर हॉरर, देन रोमांटिक कॉमेडी। तो वही मैं बोल रहा था कि जैसा मैंने पहले बोला था, आप अपनी जिंदगी एक ट्रैक पे जी सकते हैं या मल्टीपल ट्रैक पे जी सकते हैं, और अलग अलग जिंदगी जी के देख सकते हैं। तो हर चीज जब भी अच्छा आइडिया आता है तो मैं ट्राई करता हूँ। तो यू एंजॉयिंग मल्टीपल, बिकॉज मेरा फंडा है लाइफ में ये कि जो भी आपको सूझे और आप जिस चीज से कन्विंस्ड है, आपको वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में रिग्रेट है जो आपको खत्म कर देता है। आप किसी चीज के बारे में एक्साइटेड हैं और आप कन्विंस्ड हैं, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि या फिर वो सक्सेस होएगा या फिर वो फेलियर होएगा। फेलियर होएगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बट अगर आप वो करने ही ना जाएं तो जिंदगी भर वो रिग्रेट रहेगा कि मैंने तो किया ही नहीं, देता रहेगा। तो वो एक मेरा फिलॉसफी है लाइफ में। तो आपको अभी कोई रिग्रेट है? नहीं, जो मौका मिलता है या जो सूझता है, मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। करते हैं आप? करता हूँ। गुड। तो रजत, अभी लेटेस्ट आपने इतनी एक शानदार बुक लिखी, ट्रबल। मैं अपनी ऑडियंस को दिखा देना चाहता हूँ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी, हिस्टोरिकल लिखा आपने, फिर उसके बाद हॉरर लिखा आपने। तो ये कॉमेडी का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? आइडिया तो ऐसे ही एक दिन आ गया मेरे को। मैं मुंबई में पिछले 16 साल से रह रहा हूँ। पहले मेरे को कुछ चीज़ें मुंबई के बारे में खटकती थी, बट मेरे को कुछ चीज़ें फिर वो अच्छी भी लगने लगी मुंबई के बारे में। अच्छी लगने लगी कि आदत पड़ गई? आदत भी पड़ गई और कुछ चीज़ें अच्छी भी लगने लगी। बट उसके लिए आपको मुंबई में रहना पड़ेगा। आप विजिट करके या नहीं घूम फिर के आपको चीज़ें एनीवे खटकेंगी। मुंबई को समझने के लिए 20 साल चाहिए कम से कम। मैं रह रहा हूँ ना 25 साल से, तो मुझे भी अभी जाके थोड़ा समझ आया कि हाँ, दिस इज मुंबई। तो मैं जैसा बोल रहा था कि साइड में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था पेंटिंग से रिलेटेड, पेंटिंग का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, आर्ट का ऑक्शन कैसे होता है, इतने सारे $1 मिलियन उस पर खर्च होते हैं, क्या चल रहा है उसमें, वो एक जिज्ञासा था, वो क्यूरियोसिटी की वजह से मैं वो भी रिसर्च कर रहा था। फिर मुझे एक स्टोरी सूझा जो मुंबई में बेस्ड है,
एक दिल्ली के लड़के के और एक मुंबई की लड़की, बट वो साउथ इंडियन लड़का है एंड कल्चरली बहुत डिफरेंट है, बट उनके साथ सिर्फ ये स्टोरी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, एक पेंटिंग भी चोरी हो जाती है एंड हाउ वो मुंबई में वो फिगर आउट करते हैं कि ये पेंटिंग, और उसका ब्लेम उस लड़की के ऊपर आता है और वो दोनों मिलके कैसे फिगर आउट करते हैं कि ये कौन है जो उनको फंसा रहा। तो इसलिए उस स्टोरी का नाम भी ट्रबल है और थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट्स थे। मुंबई के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता था अपने रीडर्स को, तो वो सब कुछ इस बुक में है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि इस बुक को हम लोग एज एन फिल्म या वेब सीरीज या एपिसोड में इसको कन्वर्ट करें कुछ? तो सच्ची बताऊँ तो जब भी मैं एक बुक या लिखता हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा आगे नहीं सोचता। मेरा सिर्फ यही फोकस रहता है कि वो पूरी स्टोरी और जो कैरेक्टर है उसको पूरा मैं जस्टिफाई करूँ और स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाऊँ और थॉटफुल भी बनाऊँ ताकि लोग जो पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचें। तो वही पर मेरा काम खत्म हो जाता है। उसके आगे क्या होता है उसका, वो उसकी किस्मत के ऊपर है या कोई और जो पढ़ रहा है उसके आइडियाज़ के ऊपर है कि वो आगे उसके आगे कहाँ जाता है। मेरा ऑब्जेक्टिव एक लेखक होने के नाते यही रहता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो अच्छा हो, बहुत सोच समझ के मैं लिखता हूँ और सारे एस्पेक्ट्स कवर करे वो कहानी से रिलेटेड, इंटरटेनिंग हो। करेक्ट। तो आपने कब स्टार्ट करी थी ये राइटिंग, बुक्स लिखना कब स्टार्ट किया था? तो शॉर्ट स्टोरीज तो मैं स्कूल में कॉलेज में भी लिखता था, बट वो फिर कहीं कुछ पहुंचा नहीं। पहला बुक जो मैंने चंद्रगुप्त लिखना शुरू किया वो 2009 में लिखना शुरू किया। उसके बाद से फिर कंटिन्यूस जर्नी है, बिकॉज मेरा जॉब भी चल रहा है साइड में, तो हर बुक लिखने के लिए मेरे को 3-4 साल लगते हैं। तो 5 बुक मैंने लिखे पिछले 15 साल में। तो 15 साल से आप बुक्स लिख रहे हैं, तब जब आपने लिखनी स्टार्ट करी थी और आज एज एन रजत आप में क्या चेंज आया, आपके माइंडसेट में क्या चेंजेस हुए? बहुत ज़्यादा चेंज आया एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा जाए तो। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसा था कि मैं इस सेंटेंस को अच्छा बनाऊं, इस कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग बनाऊं, बहुत ज़्यादा निटीग्रिटीज़ में घुसा हुआ था। बट जैसा जैसा मैंने ये सीखा, मेरे को ये भी समझ में आया कि आर्ट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, वो हर आदमी का इंटरप्रिटेशन होता है। बट आर्टिस्ट सबसे बढ़िया तब परफॉर्म करता है जब वो सब चीज़ समझ ले और उसके बाद फिर वो एक फ्लो में चला जाए। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, और क्रिकेट का एग्जांपल सबको पता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा पहले मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे तेंदुलकर जब जाते हैं और धो रहे होते हैं ऑपोजिशन को, लेफ्ट राइट शॉट मार के फ्लो में होते हैं। जब वो एक 50 रन क्रॉस कर लेते हैं वो फ्लो में आ जाते हैं। 50 रन तक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब थोड़ा हिकअप्स रहते हैं, बट उसके बाद फ्लो। उस पे क्या ना वो सोचते हैं कि पिच कैसा है या बॉलर कैसा है या फील्डर कहाँ पे खड़े हैं। जैसे बॉल डलती है उनको पता है कहाँ पे मारना, तो वो फ्लो होता है। टेक्निकल उनका निकल जाता है कि मुझे ये वाला शॉट मारना है कि वो वाला, वो एक फ्री फ्लो में चलता है। तो ये हर चीज, भले ही आप पेंटर हो या म्यूजिशियन हो या फिल्म मेकर हो या राइटर हो, सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल हो, आफ्टर वाइल आप में वो एक फ्लो आ जाता है। और जब वो फ्लो आता है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगाना, इंटेलिजेंस लगाना बंद कर देते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। और जब वो नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो तब आपका बेस्ट वर्क बाहर आता है। ओके। तो मेरे में वो डिफरेंस आया है तब से अब तक, कि अभी जब मैं लिखता हूँ तो मैं एक फ्लो में होता हूँ, और भले ही वो हर रोज नहीं कर पाता, मैं गैप ज्यादा आ गया है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? इतना आप टेक्नोलॉजी लीडर हैं, आप इतना, आपकी जॉब है, और उसके बाद लिखने का टाइम, बॉम्बे जैसे शहर में आधा टाइम जिसमें आपका ट्रैवलिंग और 10 चीज़ों में निकल जाता है, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं कि मैं इतने, क्योंकि 15 साल में आप बोल रहे हैं 5 किताबें लिखी हैं आपने, तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? आपको अपना दिनचर्या एक बार ढंग से देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आप उस टाइम या अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो जॉब कर रहा होता है उसके लिए मुंबई में 2-3 चीज़ें, अगर आप कम्यूट कर रहे हो, जैसे आप सिटी फ्लो बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, उस टाइम पे अगर आप जैसे पॉडकास्ट सुनते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना है, तो आप वो जो आपका ट्रैवल का जो टाइम है वो बहुत ढंग से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। करेक्ट। उसी तरह आप
जॉब करने के बाद जब आप घर वापस पहुंचते हैं, रात के टाइम में 1 आध घंटा मिलता है या वीकेंड में जो टाइम मिलता है, उसको आप प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए, जो आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड। मैं तो जब जिम में भी जाता हूँ और ट्रेडमिल में चल रहा होता हूँ, तो उस टाइम पर भी मेरा चल रहा होता है शेयर मार्केट या फिनेंस रिलेटेड इंटरव्यूज जो है वो सुन रहा होता हूँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो पॉडकास्ट है, मैं ट्रैवल के टाइम पे, तो मैंने टाइम फिक्स करके रखा है कि ये चीज़ मैं इस टाइम पे करूँगा, और एक टाइम पे मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं कर रहा हूँ, 2 चीज़ें कर रहा हूँ एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो उससे काफ़ी हद तक टाइम मैनेज हो जाता है। वीकेंड बहुत अच्छा टाइम है अगर आप ढंग से उसको स्ट्रक्चर करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ में जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि इसका कुछ यूज़ नहीं है, मैं ये करता रहूँगा, मैं जो मिले वो वेब सीरीज बैठ के देखता रहूँगा, तो फिर आपका टाइम वेस्ट। रील्स देख रहे हैं लोग, इतना OTT पे इतना मसाला आ चुका है कि दिन भर बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, और 24 घंटे ना बहुत होते हैं जिसमें हम बहुत सारा टाइम इधर उधर की बातों में, फोन पे, रील्स में वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ट्रेडमिल पे हैं और आप किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जैसे मैं सुनता हूँ शेयर मार्केट, फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंशियल सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ तो इंटरव्यूज वगैरह सब आ रहे होते हैं, तो वो जो 1 घंटा चल रहा होता है ना, उसमें आपका बॉडी भी पूरा एक्सरसाइज हो जाता है और आपका माइंड भी पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको बेनिफिट्स दिखने लगते हैं। मतलब मल्टी टैलेंटेड में जो आपको बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि आप एक टाइम में भी आप 2 काम कर रहे होते हैं, नहीं तो तभी आप लिख पाएंगे और तभी आप इतने आगे अपने आप को डिफरेंट बना पाएंगे। नेक्स्ट मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। अभी एक नई चीज़ आ गई है, AI। व्हाट इज AI? सो लोगों को लगता है ये नया कॉन्सेप्ट है, बट 1960 से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, राइट? 60 से रिसर्च चल रहा है। पहले हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम लोग मशीन को सिखाएंगे कि एक चीज कैसे, जैसे एक वीडियो गेम है, वो कैसे प्ले करना है और जीतना है, हम मशीन को सिखाएंगे वो, करेक्ट? एंड एक पॉइंट के बाद हमको वो समझ में आया कि एक लेवल तक की हम मशीन को सारी चीजें सिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की तारीख में मशीन को, एक ऑटोनोमस ड्राइविंग कार है, आप उसको बोलते हैं आप इधर से चलो और नवी मुंबई तक जाओ, आप उसको सारे सिनेरियोज कभी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि इंडिया के केस में आप उसको बोलोगे इस रोड से जाओ, उस रोड से जाओ, कभी रोड में ब्लॉकेज होगा। किसी नॉर्थ इंडियन टाउन में आपको पता है गाय आ जाती है रोड के बीच में, ऐसी सब प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो टेस्ला फेल है। लोग आ जाते हैं, गाय आ जाती है, कुत्ते आ जाते हैं रोड पे वगैरह, सब ऐसा सब प्रॉब्लम होता है। एक लिमिट तक की आप मशीन को सारे सिनेरियो समझा सकते हैं, मतलब या बता सकते हैं कि तुमको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाना है तो ये करो। उन्होंने फिर समझा कि एक काम करते हैं हम लोग, मशीन को सारे जो भी हमारे पास अवेलेबल सिनेरियो है, और ये हुआ 1990s के बीच में, जब कैस्परोव करके वर्ल्ड का बेस्ट चेस प्लेयर था। तो IBM ने एक मिशन डिसाइड किया कि एक प्रोजेक्ट टीम बनाया, बोला कि हम इसको वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर को हम लोग हराएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मैचेस एक लीग के ऊपर खेले गए, सारे मैचेस का डेटा उठा के एक मशीन को फीड किया। और वो फर्स्ट टाइम हुआ कि एक मशीन ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया, क्योंकि उसके पास सारे सिनेरियोस डेटा फीड करके दिया गया, सारी टेक्निक उसको पता थी। हाँ, उसको पता है कि ये मूव उस साल इस आदमी ने खेला था, उसके बाद वो हारा था, तो मैं ये नहीं करूंगा। मैं सिंपल समझा रहा हूँ आपको। या फिर ये किया तो हाँ जीत गया था वो बंदा, या 10 लोग जीत गए थे ये मूव करके इस सिचुएशन में। तो सिचुएशन सारे और जीत या हार का जो रिजल्ट है उसके अंदर फीड किया, मशीन समझने लगा, पैटर्न देखने लगा कि हाँ ये करना सही है, ये करना गलत है, और चेस चैंपियन को हरा दिया। तो ये 90s में हो गया था? ये 90s के एंड तक हो चुका था। उसके बाद और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और फिर उन्होंने समझा कि हाँ जिस तरह से ये सिखाया गया, उस तरह वर्ल्ड में जो कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट में जो कंटेंट अवेलेबल है, वो सारा हम मशीन को फीड करते हैं, और अब मशीन को बोलते हैं तू इससे इंटेलिजेंस और पैटर्न समझ, और वो इंटेलिजेंस और पैटर्न समझने के बाद फिर तुम उसको जो क्वेश्चन दोगे उसके हिसाब से वो अच्छा प्रॉपर रिप्लाई देगा, जो ChatGPT बना इवेंचुअली। तो ये 90s में हाँ हुआ और मतलब 2000 मतलब 15-20 साल और वो टेक्नोलॉजी, तो उसके बीच में मशीन्स को ट्रेन किया गया कि आप किसी गेम में चैंपियंस को हरा सको, बट उसपे सब वही था कि उसको डेटा फीड किया गया और उसको बोला तू पैटर्न समझ और इस पैटर्न के हिसाब से डिसीजन ले ले, ठीक है? उसके हिसाब से वो जीतने लगा। फाइनली उन्होंने एक लेवल तक ये सब गया और उनको ये समझ में आया कि इंटरनेट में जितना सब कुछ डेटा, टेक्स्ट, लॉजिक, जो कुछ भी ज्ञान अवेलेबल है, वो सारे का सारा हम मशीन में फीड करते हैं और उसको पैटर्न पकड़ने का उसको टाइम देते हैं, तो वो पैटर्न समझ लेगा।
एक बार वो पैटर्न समझ लेगा तो आपको, आप जो उसको क्वेश्चन डालोगे उस हिसाब से वो बेस्ट आंसर आपको निकाल के देगा, जो बना चैट जीपीटी बेसिकली। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ये सब। तो ये हुआ, और उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक हॉट टॉपिक बन गया है। बट उसमें होता यही है कि आप जो मशीन है उसको सारे का सारा डेटा, जो भी सारे सिनेरियो आप उसको फीड करते हो, और उसके बेसिस पे फिर वो पैटर्न समझ लेता है, और वो पैटर्न के हिसाब से फिर वो डिसीजन लेता है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से क्या आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और ये सब। बट अभी भी जितना एक इंसान सोच सकता है सिनेरियो से रिलेटेड, राइट, वो एक मशीन नहीं सोच सकता। क्योंकि वो पैटर्न और वो जो सारी डेटा थे जो हमने सेव किए, वो हम इंसानों ने सेव किए ना। नहीं, वो भी है, और हर चीज का एक लिमिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन मेरा हमेशा एग्जांपल क्रिकेट से रिलेटेड ही होता है। आप क्रिकेट है, 2 टीम्स आपस में compete करने वाली हैं, तो अगर आप मशीन को जितना भी डेटा प्रोवाइड कर लो, उन प्लेयर के स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड, दोनों साइड के पिच से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड सारे डेटा पॉइंट्स आप दे दो, तो भी इसके ऊपर ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जो शायद एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोल सकता है। फॉर एग्जांपल, क्राउड का जो रेस्पॉन्स है, राइट, वो मोटिवेशन जो होता है, या एक हर प्लेयर का जो पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड है, क्या वो डिप्रेशन में है, क्या वो हाईली मोटिवेटेड है, इजी इन अ बैड फेज, उसका फॉर्म क्या है, ये सब चीजें क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। तो जब तक ये सारी चीजें डेटा पॉइंट को आप डेटा में कन्वर्ट करते हैं और मशीन को फीड नहीं करें, तब तक मशीन इंसान से बेटर नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत टाइम है कि मशीन इंसान को ओवरटेक करेगा, क्योंकि इंसान वो सारी चीजें सोच सकता है जो एक मशीन के पास डेटा ही नहीं है सोचने का नहीं। तो बट ये आगे चल के कुछ सालों बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, ये हम पे, इंसानों पे हावी हो जाएंगी मशीनें। ये देखना अभी बाकी है कि क्या वो सारे डेटा पॉइंट्स और सारे पैटर्न्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि मशीन ये सब चीजें समझने लगेगा। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि मशीन सिर्फ प्रिटेंड करता है, वो आपको है ना झांसे में डाल रहा है कि हाँ मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, उसको एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल चीज, एक मशीन को इमोशंस नहीं पता, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उसके लिए वर्ड है, उसके लिए वो फीलिंग नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो अभी थोड़ा आगे है, बट ये चीज है कि जहां पे जिसे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे सिनेरियो में, जहां पे आप, हमारे पास डेटा अवेलेबल है और एक तरह का एक स्पेसिफिक काम हो रहा है, वहां पे आप मशीन को ट्रेन कर सकते हैं कि हाँ ये समझ लो और इसके हिसाब से बेस्ट डिसीजन। आप राइटर हैं, आप टेक्नोलॉजी लीडर हैं, आप बहुत सारी जगह जाते होंगे, पब्लिकेशंस में भी जाते होंगे, अपनी बुक्स भी रिलीज करते होंगे। तो क्या एक आदमी, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हमको नॉर्मल आम आदमी से एक खास बनाती है? ऐसी क्या क्वालिटी होती है? तो सुमित, इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी फोरम्स में जाता हूँ, या बुक के इवेंट्स में जाता हूँ, या अलग अलग कंट्रीज में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ वगैरह, एंड बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव है मेरे पास। एक चीज़ जो मैंने सीखा, जहाँ पे मेरे को ये समझ में आया कि एक आदमी नॉर्मल से स्पेशल कब बनता है, आई थिंक वो जो एक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आदमी स्पेशल होते हैं ना, जो दूसरों से अलग होते हैं, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ऊपर। तो लोग बोलते हैं कि हाँ हम एफडी में डालें, शेयर्स में डालें, डिबेंचर, व्हाटएवर डिबेंचर में डालें, क्रिप्टो में डालें, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट वो है कि आप जो अपने ऊपर करते हैं। और आप कैसे करते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली कुछ ना कुछ ई लर्निंग कोर्स या कुछ तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों में बहुत डिफरेंस आता है, पर्सनालिटी में डिफरेंस आता है, उनके रवैये में डिफरेंस आता है, उनके नॉलेज में डिफरेंस आता है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं पर भी कुछ भी अच्छे इवेंट्स होते हैं वो जाके अटेंड करते हैं, और वहाँ जाके लोगों से मिलते हैं, उनसे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया क्वालिटी है जो आदमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए आप एफर्ट लगाते हैं कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूं, मेरे जो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो स्किल्स हैं, वो उस पर मैं इन्वेस्ट करूं। आई थिंक वो आदमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आप किससे इंस्पायर किससे होते हैं लिखने के लिए, या फिर टेक्नोलॉजी में आप भी किसी से इंस्पिरेशन लेते होंगे, तो कौन है? ऑफ कोर्स हर डोमेन में अलग अलग लोग हैं। आई थिंक लीडरशिप के डोमेन में मैं बैराक ओबामा को बहुत फॉलो करता हूँ। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। बहुत ज़्यादा
मेच्योरिटी है उस आदमी में, नॉलेज है, और जो सिचुएशन जो हैंडल करते हैं ना जीरो ईगो रख के, वो बहुत अमेजिंग है। वो एक मेरे हिसाब से अगर आप लीडरशिप के डोमेन में देखें तो बहुत ही टॉप क्लास लीडर है। यस यस। टेक्नोलॉजी के स्पेस में मैं सत्या नडेला को बहुत फॉलो करता हूँ। किसको? सत्या नडेला, Okay. माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं। यस। इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज देखे हैं, हाँ। बट उनका जो एक रवैया है कि वो उनको पता है फ्यूचर कहाँ को जा रहा है और उसमें वो इन्वेस्ट करके रखते हैं, और भले ही वो रेस में पीछे रह जाएं, हाँ। ऐसा लग रहा था आज से 4-5 साल पहले कि वो थोड़ा रेस में पीछे रह गए बाकी फेसबुक और गूगल के मुकाबले, पर उन्होंने सही जगह दिमाग लगाया, सही इन्वेस्टमेंट, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। वो लोगों के साथ बहुत सलीके से, अपने टीम मेंबर्स को भी हाईली मोटिवेटेड रखते हैं, बहुत सलीके से और बहुत तमीज से पेश आते हैं। उनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। तो प्लस टेक्नोलॉजी लीडर वाइज उनका जो विजन है बहुत नेक्स्ट लेवल का विजन है। तो ही इज वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड राइटिंग के केस में मेरे को एक्चुअली राइटिंग स्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो मैंने कॉलेज के टाइम पे अरुंधति रॉय का बुक पढ़ा था। तो जिस तरह से वो हर चीज को प्रेजेंट करते हैं, सेंटेंसेस से लेके फ्रेजेस, जो ब्यूटी होता है उसका, और जो ह्यूमन इमोशंस जो प्रॉपरली वो कन्वे करते हैं, इट्स ब्यूटिफुल। सो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। अगर आप राइटिंग के बारे में बोले तो मेरे हिसाब से शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। बहुत बहुत मज़ा आया रजत आपके साथ बात करके, बहुत सीखने को मिला। अलग अलग फील्ड में आप काम करते हैं, लिखते भी हैं और इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत नॉलेज मिली। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली कि आप के पास एक ही लाइफ है और आप इस लाइफ में कितने काम अलग अलग कर सकते हैं। लोग कि ये गलत थॉट है कि नहीं एक काम के पीछे लगना है, आप कई सारे काम एक ही लाइफ में कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत मज़ा आया मेरे को ये कॉन्वर्सेशन करके, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।